संविधान की प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना क्या होती है, किसी भी पुस्तक में जो स्टार्टिंग में आपको एक पेज मिलेगा, चाहे कोई भी बुक उठा लेना, प्रस्तावना में आपको जो देखने को मिलेगा वो उस पुस्तक का सार होता है। उससे वो प्रस्तावना जो है एक तरीके से आप कह सकते हो उस पुस्तक का आईना, जो आपको बताएगा कि इस पुस्तक में है क्या। वहीं आपको ये संविधान में जो प्रस्तावना है ये आपको बताएगी कि एक्चुअल में संविधान में क्या क्या है, क्या क्या देखने को मिलेगा, और ये संविधान किस पर बात करता है। तो सबसे पहले ये प्रस्तावना आपको याद करनी है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हो रही है? प्रस्तावना की शुरुआत हो रही है हम भारत के लोगों से। तो यहाँ पर सबसे सर्वोच्च क्या है? सबसे सर्वोच्च है जनता, कितनी जनता, जनार्दन, सर्वोच्च जनता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इन शब्दों को थोड़ा ध्यान देना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्दावली है, हो सकता है आपको सीक्वेंस लगाने को आ जाए, आपको दे दे कुछ चार पांच शब्दों में ऑप्शन दे दे और आपको लगाने को आ जाए कि पहले क्या है, उसके बाद कौन सा शब्द है, उसके बाद कौन सा शब्द है। क्योंकि देखो आपको पता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्दों को जो है बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, तीन शब्दों को बाद में जोड़ा गया था और एक बार ही संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976। और आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन इतनी बार हुआ है जिसकी वजह से इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। तो यहां पर इन तीन शब्दों को अगर हम हटा दें, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को, तो अगर ये पूछे कि प्रस्तावना जो प्रारंभ में जो प्रस्तावना थी उसके अकॉर्डिंग बताओ कि कौन कौन से शब्द थे, तो आप बताओगे कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। और अगर ये ना पूछे कि प्रारंभ में प्रस्तावना कैसी थी, तो फिर आप पूरा बताओगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष को भी ऐड करोगे, ठीक है। कितने प्रकार की न्याय की बात कर रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार, तीन प्रकार की न्याय की बात कर रहा है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो आप बताओगे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कर रहे हैं। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए, मतलब भाईचारा। बंधुता कहां से ली गई है? फ्रांस से। याद रखना, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहां से ये शब्द आया है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया जा रहा है। कब? 26 नवंबर 1949 को। और आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को ही जो है मनाते हैं क्या? संविधान दिवस। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, ये आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है, कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, मूलतः चैप्टर सर ये शुरू 26 होता है। नवंबर हाँ बताइए बताइए। सर बताइए। आपने पूछा ना भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत। हाँ हाँ। वैसे तो सर आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 2015 से हुई है। अच्छा ठीक है, 26 नवंबर 2015 से, तो भाई याद रखना सब लोग। और 2025 में जो है संविधान दिवस कौन सा मनाया गया था ये भी देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। तो संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1926 को। 13 दिसंबर 1926 को लाया गया था एक प्रस्ताव, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था। हालांकि उद्देश्य प्रस्ताव उसी समय पारित नहीं हुआ था, ये बहुत बाद में पारित हुआ, ठीक है। तो लाया कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे इसको, इस प्रस्ताव को, क्योंकि आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, ठीक है। अब सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों चुना गया संविधान सभा में, बताओ भाई। फ्रेंच प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके। हाँ बिल्कुल, देखो वरिष्ठता के आधार पर, काफी वरिष्ठ थे, ठीक है, इस आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और ये जो प्रोसीजर जो है, ये लिया कहाँ से गया था? ये फ्रांस से लिया गया था, क्योंकि फ्रांस में ऐसा हो चुका था, ठीक है। तो इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसमें स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। हालांकि इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है यहां पर यह पारित नहीं होता है, क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट कर नहीं रही होती है, ठीक है। आगे चलकर जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, ये पारित होता है, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है, अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। और ये आपकी प्रस्तावना है, हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये कितने प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं? तो ये आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। समता की बात करें तो 2 प्रकार की समता की बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ केसेस की। सबसे पहले बेरुबारी केस आया 1960 में। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, ठीक है। इस केस में संविधान का अंग नहीं माना गया। लेकिन फिर बाद में एक और केस आता है, जिसमें इस केस को पलट दिया जाता है, इस केस के डिसीजन को पलटा जाता है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना, ठीक है। अगर पूछे कि क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है, तो क्या बताओगे? नहीं, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, क्योंकि अगर न्याय योग्य होती तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन ये न्यायोचित नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। बात करते हैं कि संविधान का निर्वचन या संविधान की व्याख्या करने का राइट किसके पास है? संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके पास है द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको बोलते हैं ये बता चुके हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट को ही बोला जाता है, ठीक है। तो प्रस्तावना, हालांकि प्रस्तावना का काम
प्रस्तावना की इंपॉर्टेंस कहाँ पर हो जाती है? प्रस्तावना की इंपॉर्टेंस हो जाती है संविधान की व्याख्या करने में, कि अगर संविधान की व्याख्या की जा रही है तो उसमें प्रस्तावना काफी अहम रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। बिल्कुल राइट है। पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि पार्लियामेंट जो है संविधान के किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन नहीं करेगी जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संवैधानिक का जो मौलिक ढांचा है, वो प्रभावित करता हो। ठीक है, मौलिक ढांचे का मौलिक ढांचा क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका डिसाइड भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक ढांचा क्या होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बताई भी है, ठीक है, लेकिन मौलिक ढांचा क्या होगा क्या नहीं होगा इसका निर्णय समय समय पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। ठीक है, अब बात करते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको बोला गया है? आर्टिकल 32 चारों का अधिकार। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, इनको संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक मिनट। ठीक है, अच्छा मुझे एक स्टेटमेंट और बताओ। एक स्टेटमेंट है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? प्रस्तावना को नानी पालकी वाला। वेरी गुड। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, परिचय पत्र, तो ये आंसर हो जाएगा N.A. पालकी वाला। पालकी वाला, ठीक है। कुल मिलाकर प्रस्तावना से जो क्वेश्चंस बनते हैं मेन वो रीजन मैंने बता दिया आपको। एक चीज और याद रखना, जो प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से, वेरी गुड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो क्वेश्चन की टाइप, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, कौन कौन से टाइप है यहाँ से क्वेश्चन बनने के, तो एक तो कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देगा कि किसने क्या कहा है, ठीक है, कितनी बार संशोधन हुआ है, ठीक है, ये डेट कभी कभी पूछ लेता है, या प्रस्तावना में जो शब्द है इन शब्दों को देगा आपको और क्रम लगाने को आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो एरिया था मैंने पूरा आपको बता दिया, बस खत्म। ये चैप्टर कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, सिलेबस में आपके भाग हैं, संविधान के भाग है ना। अरे यार, आप लोगों को अपना सिलेबस नहीं पता? यस सर, है ना मौलिक भाग? अधिकार। हाँ, चलो भाग है तो देख लो। भाग एक क्या कहता है? भाग एक, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। भाग एक याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो में क्या है? नागरिकता। भाग तीन में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार।
इनको छोड़ दो, अभी आर्टिकल मत देखो, बस इतना देखो अभी, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 5 से 11 तक नागरिकता है, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है ना, और 36 से 51 तक आपका जो है डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ठीक है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इनको संविधान के आर्टिकल 51 का में रखा गया है, ठीक है। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार। नहीं याद आए तो ऐसे बना लो, अपने हाथ की उंगलियां देखो 5, ठीक है। इन 5 उंगलियों को अगर मजबूती से मिला दिया जाए तो बन जाता है मुक्का, बन गया संघ, एक मजबूत संघ, ऐसे बना लो इसको, ठीक है। याद करने के लिए बता रहे हैं। संघ सरकार, तो संघीय कार्यपालिका, संसद जो है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो है, ये सब इसी में आएगा। संघ की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है वो। सीएजी, तो आपका सीएजी किस में आएगा, भाग 5 में आएगा। भाग 6 में क्या है, 6 में है राज्य सरकार या राज्य की कार्यपालिका, 5 में संघ, 6 में राज्य, ठीक है। अब यहाँ राज्य की यहाँ पर पार्लियामेंट था तो यहाँ पर विधानमंडल है, यहाँ राज्यपाल आ जाएगा, वहां राष्ट्रपति है तो यहाँ राज्यपाल है, वहां सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ हाई कोर्ट है, और अधीनस्थ न्यायालय भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, कौन से भाग में है, भाग 8 में, ठीक है। भाग 9 में क्या है, पंचायतें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। पंचायतें, नौका नगर पालिकाएं, नौखा सहकारी समितियां, नौखा, ठीक है। 10 में क्या है, SC ST के लिए अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र है। 11 क्या है, संघ व राज्यों के बीच संबंध। 11 एक डंडा बनाओ केंद्र का, एक बनाओ राज्य का, लो। संघ और राज्य के बीच में क्या है, संबंध, ठीक है। 12 क्या है, 12 ऐसे बना लो कि भाई साल के 12 महीने में हम लोगों को चाहिए होता है क्या, पैसा, वित्त, ठीक है। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और ये सब बात याद कर लो इसको, ठीक है। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। भाई ये पैसा कहां से आएगा, ये पैसा तभी आएगा जब व्यापार करोगे, कुछ काम करोगे, व्यापार, वाणिज्य, समागम। 14 में क्या है, संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। 14 का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है और पूछा भी है। 14 का अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, अधिकरण। बात करते हैं 15 में क्या है, निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ प्रावधान, है ना। भाग 17, अधिकरण क्या होता है, ट्रिब्यूनल, अधिकरण, जैसे ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाता है, कहीं विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाता है। या जैसे आपने सुना हो आर्टिकल एक आता है, आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 किससे संबंधित है, नदी घाटी से संबंधित विवाद, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट आई थिंक है, आर्टिकल 262, एक बार चेक करना, 262 या 252, 262 ही आई थिंक, 262 इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, ठीक है। तो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, जब 2 या 2 से अधिक नदियों के ऊपर आपस में राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है तो संघ सरकार, केंद्र सरकार क्या करती है, ट्रिब्यूनल का गठन करती है। ये देखो 18 आपातकालीन उपबंध, कहां से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध, जर्मनी। अच्छा हाँ, जर्मनी से ना, जी सर। ठीक है। राजभाषा 17 में है, ठीक है। 20 याद कर लो, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, साउथ साउथ अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है।
21 में अस्थायी विशेष प्रावधान, 22 में संक्षिप्त नाम भारत का ये, और प्रारंभ हिंदी पाठ्यक्रम। बस ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने बता दी, इनको याद रखना। अनुसूचियां देख लो। पहली अनुसूची कि जब भी किसी राज्य के नाम में या उसके न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तित किया जाएगा तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यों के नाम में या न्यायिक क्षेत्र में या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनकी सीमाओं में अगर परिवर्तन होता है, ठीक है, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा, आर्टिकल 1 से 4। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। वैसे ही हम लोग डिमांड करते रहते हैं, जब भी आपकी जॉब लगेगी तो आप कहोगे वेतन दो, वेतन दो। 2 में क्या है? वेतन। और किस किस के वेतन की बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, यहाँ केंद्र का ले लिया, राज्य का भी ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG। ठीक है, यहाँ पर भी CAG है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। और शपथ कितने, शपथ अगर लिखोगे तो कितने शब्द आ रहे? 3 में क्या है? शपथ। किस शपथ? संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु सदस्य, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के मंत्री, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, CAG। तो हम कह सकते हैं कि अनुसूची 2 में भी CAG है, अनुसूची 3 में भी CAG है। 2 में क्या है? वेतन। 3 में क्या है? शपथ। तो शपथ का प्रारूप, शपथ का प्रावधान CAG का अनुसूची कौन सी में है? 3 में है। चौथी अनुसूची, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। चौथी अनुसूची में कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, नियंत्रण के बारे में उपबंध प्रावधान किया गया 5वीं अनुसूची में। 6वीं में क्या है? याद कर लो, 6वीं में बहुत इंपॉर्टेंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, नहीं याद हो तो इसको बना लो ATM, और ATM और लिख लेना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। 7वीं अनुसूची में आप देखोगे इसको डिवाइड किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ठीक है। मूल विषय 97। प्रारंभ में जो संघ सूची में विषय की संख्या थी वो थी 97। राज्य सूची में विषय थे 66, समवर्ती सूची में 47 थे। वर्तमान में कितने हो गए? 97 से कर दिए यहाँ पर 100, मतलब कितने बढ़ गए? 3। 66 से हो गए 61, कितने कम हो गए? 5। 47 से 52 हो गए, कितने बढ़ गए? 5। यहाँ 5 घटा के यहाँ 5 बढ़ा दिए। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 14 भाषाएं। अगर देखा जाए तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में जो मूल भाषाएं थी वो कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा कौन सी थी? कोई बताएगा?
सिंधी 21वें संशोधन से। 21वां संविधान संशोधन हुआ, जोड़ दिया गया। उसके बाद मुझे बताओ कितनी 15 के बाद कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं। 3 भाषाएं कौन कौन सी? नमक करके याद रखना। नेपाली, हाँ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, 71 बाद हाँ मणिपुरी, कोंकणी। मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी, ठीक है। तो कुल मिलाकर इनको जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन। नमक नमक करके याद रखो, NNMK, ठीक है। और उसके बाद फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ? कितनी भाषा हो गई? 15, 16, 17, 18, अब 18 हो गई। 18 के बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन, यही है ना? यस सर। ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हाँ बोलो डोगरी संस्कृत। बोडो, डोगरी, डोगरी, मैथिली और संथाली, नेपाली। ठीक है। इन चारों भाषाओं को मिलाकर 18, 4, 22, टोटल 22 भाषाएं भारतीय संविधान में है। आपको ये संविधान संशोधन आपके सिलेबस में है, याद रख लेना कि आपको याद रखना 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं यहाँ पर 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार। आपको पता है कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? लैंड रिफॉर्म पर ही हुआ था, भूमि सुधार पर, यस सर। ठीक है। और संपत्ति का अधिकार, आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले जो हुआ करता था फंडामेंटल राइट हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट, और संपत्ति के अधिकार जो था आर्टिकल कौन सा था? आई थिंक आर्टिकल 31 हुआ करता था। 31 हुआ करता था, 31 हुआ करता था, उसकी बात कर रहे हैं पहले की, ठीक है। अब तो आप देखोगे संविधान में या कोई पॉलिटिकल बुक में तो वहां निरसित लिखा होगा, क्योंकि इसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको 300 में रखा गया, ठीक है। इसके ऊपर भी कहानी है, कभी अभी इतनी रिलेवेंट तो नहीं है लेकिन कभी बताएंगे अगर आप लोग पूछोगे तो, ठीक है। यहाँ देखो 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, दल बदल कानून। अब दल बदल कानून लाया गया, अब जरूरी भी था क्योंकि आया राम गया राम की जो राजनीति चल रही थी उस समय, उस पर रोक लगानी थी। क्योंकि उस समय जब सरकारें बना करती थी तो किसी एक दल की सरकार बने, पूर्ण बहुमत से सरकार बने, ऐसा थोड़ा मुश्किल होता था। तो सब लोग दिमाग लगाते थे कि किसी तरीके से सरकार बना ले, उसकी सरकार गिरा दें। तो हमेशा यही हुआ करता था, खरीद फरोख्त हुआ करती थी बहुत ज्यादा सांसदों की, कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, आपको मंत्री बना देंगे, ठीक है। इस चीज पर रोक लगाने के लिए दल बदल कानून लाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, और जब ये पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव, ठीक है। तो नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड पे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1992। और इसमें विषयों की संख्या कितनी है पूछ लेता है? 29 विषय है। हाँ। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है 12वीं अनुसूची में, ठीक है। तो नगर पालिका 12वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। और मुझे बताओ कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे, कितने विषय हैं? 18, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ देखो लिखा हुआ है 74वां संविधान संशोधन लाया गया था 1992, इसमें 18 विषय है टोटल। अब क्वेश्चन का एरिया आपका एक ये है
कि कौन सा विषय संघ सूची का है, कौन सा विषय राज्य सूची का है, कौन सा विषय संवर्ती सूची का है। तो फंसने की गुंजाइश यहाँ थोड़ी रहती है कि आपको पूछ सकता है कि पुलिस किसका विषय है, राज्य सूची का, संघ सूची का, किसका, राज्य सूची का। अब पूछ लेगा रेलवे पुलिस, तो क्या बोलोगे? संघ सूची का सेंट्रल स्टेट लिस्ट बता दीजिए। एक बार चेक यूनियन करो, संघ सूची चेक करो एक बार इसको, एक बार कोई देखो जरा। मेरे ख्याल से रेलवे पुलिस जो है, रेलवे तो रेलवे संघ का सूची है, का रेलवे तो संघ का है, लेकिन रेलवे पुलिस देखो संघ जरा। सूची रेलवे संघ का अरे रेलवे पुलिस राज्य सूची का है। हाँ, वही हम सोचे राज्य सूची का है ये, ठीक है। संघ सूची का है। एक बार चेक करो जरा, मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है इसमें। कोई चेक कर लो एक बार, देख लो, ठीक है। रेलवे तो है, संघ सूची का है, रेलवे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो रक्षा है, राज्य सूची का है। राज्य सूची का है ना, देखो मैंने बोला था राज्य सूची का है। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर देखो, छोटे छोटे क्वेश्चनों में एक भी गलत हो गया तो बस दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो याद रखना, गलतियां मत करना। यहाँ रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है, ठीक है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। बैंकिंग भी, किसी का माइक भाई ऑन है, आप लोग जब बोला करो तब ऑन कर लिया करो भाई, एक क्लिक ही तो करना होता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। जब बोलना होता आप ओपन कर लेना, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट है, तो परमाणु ऊर्जा। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। एक होता है अवशिष्ट विषय, इन पर तो चर्चा की ही नहीं थी। तो अवशिष्ट विषय, ऐसे कौन से विषय हैं जो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं? कौन सा आर्टिकल है जरा बताना मुझे, आई थिंक 248 है। ठीक है। अवशिष्ट विषय एक ऐसे विषय होते हैं ना जो न ये संघ सूची में होंगे, न ये राज्य सूची में होंगे, न ये संवर्ती सूची में होंगे, ये किसी भी सूची में शामिल नहीं होते, ठीक है। अवशिष्ट विषय जो है ये केंद्र सरकार को दिए गए हैं। इन पर कानून बनाने का राइट भी किसका हो जाएगा? अब केंद्र सरकार के पास है, तो ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट बनाएगी कानून इन पर, ठीक है। जनगणना, देखो अभी सेंसस चल रहा है, पूछ सकता है जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का। राष्ट्रीय राजमार्ग किसका विषय है? संघ सूची का, ठीक है। विदेशी व्यापार संघ सूची का। कुछ हो सकता है यहाँ नहीं लिखे हो, एक बार इसको पढ़ना अपनी तरफ से और देखना। स्वच्छता, अस्पताल, पुस्तकालय, पशुपालन, ठीक है, मत्स्य पालन, सड़क यात्री कर, स्थानीय सरकार, निचले स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय सरकार किसका विषय है? राज्य सूची का। शराब राज्य सूची का विषय है। मनोरंजन राज्य सूची का, ठीक है। अब देखो संवर्ती सूची में कौन कौन से? जन्म मरण पंजीकरण, ये संवर्ती सूची का है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, ये संवर्ती सूची का विषय है। विवाह संवर्ती सूची का। जहर, ठीक है तो ये ड्रग्स और ये जहर जो है, ये कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं, हेरोइन है, गांजा, ये सब इसी में आएगा, ठीक है। वैसे तो इलीगल है, लेकिन सरकार जो है खेती कराती है, ठीक है। बिजली, समाचार पत्र, स्टाम्प ड्यूटी, सब संवर्ती सूची के विषय है, ठीक है। इनको याद रखो। और करोगे या इतना ही रखें? क्वेश्चंस करना इतना ही रखें? जी सर। चलो फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।